तो एलएसी पर बने तनाव को घटाने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन एलएसी के कुछ बिंदुओं पर सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया लगभग रुकी हुई है। चीन की मंशा फिलहाल फिंगर एरिया से पूरी तरह से पीछे हटने की नहीं दिख रही है। एलएसी पर बने तनाव को कम करने को लेकर भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। हालांकि कई बिंदुओं पर अभी भी सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया लगभग रुकी हुई है। दरअसल चीन की मंशा फिंगर इलाके से पूरी तरीके से पीछे हटने की नहीं है। भारत और चीन गहन सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बावजूद लद्दाख क्षेत्र में जारी सीमा तनाव को कम नहीं कर पा रहे। इसके अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के कुछ बिंदुओं पर सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया लगभग रुक सी गई है। इस बात की जानकारी घटनाक्रम से संबंधित लोगों ने दी है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक चीन फिंगर एरिया से पूरी तरह से नहीं हटना चाहता। इसके अलावा गोगरा के उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्रों से चीन सैनिक अभी भी पीछे नहीं हटे। गोगरा क्षेत्र अभी भी अस्थिर बना हुआ है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत के बाद चीन ने संवेदनशील स्थानों से सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया लगभग रोक दी है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त चीन ने यहां अपनी सेना की विशाल तैनाती कर रखी है। चीन के सेनाओं की ये संख्या 40,000 के पार बताई जा रही है। ये गतिरोध तब हुआ जब 14 जुलाई को शीर्ष भारतीय और चीनी सैन्य कमांडरों ने अपनी सेनाओं के पीछे हटने और नक्शे पर चर्चा करने को लेकर बातचीत की। सैन्य सूत्र बताते हैं कि क्षेत्र में जमीनी स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है, जहां दोनों सेनाओं ने अपने फॉरवर्ड और गहराई वाले क्षेत्रों में लगभग 1 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंगोंग, दसो और डेप्सोंग सहित एलएसी के साथ साथ गतिरोध वाले क्षेत्रों में चीनी सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ। पूरी तरह से गतिरोध को खत्म करने में एक लंबा समय लग सकता है। ये गतिरोध सर्दियों में और बढ़ सकता है और भारतीय सशस्त्र बल इसके लिए तैयार है। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल का मानना है कि एलएसी पर बना तनाव लंबे वक्त तक चलेगा। एलएसी के ऊपर जो हिंदुस्तान और चीन का तनाव है ये काफी देर तक चलेगा। चीन की मंशा है वहाँ टिके रहने की, वो आसानी से पीछे नहीं जाएगा। जितनी मर्जी मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो जाए उनका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। चीन पॉलिटिकल लेवल पर ही बातचीत करना चाहता है। वो वास्तव में चाहता है कि मोदी और जीपेंग मिले और हिंदुस्तान से मेजर पॉलिटिकल कंसेशन मिले। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान उसके एप्स को बैन करे। वो नहीं चाहता हिंदुस्तान अपने ट्रेड के रिलेशंस को तब्दील जाए। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ क्लोजर बने। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान साउथ पैसिफिक, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में बड़े पैमाने पर उभरे। वो चाहता है हिंदुस्तान साउथ एशिया में ही सीमित रहे। हिंदुस्तान इनको मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आसानी से ये सब इशू रिजॉल्व होगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख दौरे के दौरान ही साफ संकेत दिए थे कि तनाव को हल करने के लिए बातचीत जटिल थी। अपने लद्दाख दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा था कि वार्ता में प्रगति से सीमा विवाद को हल करने में मदद मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि स्थिति को किस हद तक हल किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस में एलएसी पर तनाव घटाने की जारी कोशिशों की तारीफ की। साथ ही भारतीय वायुसेना को किसी भी आकस्मिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। दरअसल 14 जुलाई को वरिष्ठ भारतीय और चीनी कमांडरों के बीच चौथे दौर की बैठक के बाद सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया में मुश्किल से प्रगति हुई। पीछे हटने की चीन की आनाकानी को देखते हुए भारत भी एलएसी पर सेना को मजबूत करने में जुटा हुआ है। भारत सर्दी के मौसम में सेना को लद्दाख में चीन से टकराव वाले क्षेत्रों में जमे रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में राशन भिजवा रहा है। इसी के साथ उन्हें सर्दी के लिए जरूरी उपकरण और कपड़े भी भेजे जा रहे हैं। इसके लिए करीब 6,000 ALS ट्रकों की मदद ली जा रही है, जिससे राशन के अलावा केरोसिन भी सेना तक पहुंचाया जा सके। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति जटिल है और इसमें कोई त्वरित सुधार नहीं हो सकता। सरकार को अब ये सोचने की जरूरत है कि गतिरोध खत्म करने के लिए अब आगे क्या करना है। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल ने चीन से निपटने के लिए भारत को अमेरिका और अन्य देशों के साथ सामरिक गठजोड़ बनाने का सुझाव दिया है। चीन और हिंदुस्तान दोनों ही समझते हैं कि युद्ध कोई ऑप्शन नहीं, इसको बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व करना है और बातचीत के माध्यम से चीन किसी प्रकार से इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर रहा। ऐसे में हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। कहा जाता है कि किसी भी देश के कोई परमानेंट फ्रेंड्स या परमानेंट एनिमीज नहीं होते, उसके इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। इनको निगाह में रखते हुए अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान
एक किस्म से स्ट्रेटेजिक अलायंस करे अमेरिका के साथ में, और स्ट्रेटेजिक अलायंस करे रीजनल पार्टनर्स के साथ में, जापान के साथ में, वियतनाम के साथ, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, और हो सके साउथ कोरिया, ताकि चीन के ऊपर दबाव और बढ़े। साथ ही साथ हिंदुस्तान को अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान जो है ताइवान को हर प्रकार से डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करे और ताइवान के को मदद करे। साथ ही साथ हांगकांग के बारे में, उइघुर्स के बारे में हिंदुस्तान को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि चाइना हर प्रकार से आइसोलेट हो। हमने पूरी कोशिश करनी है कि चाइना को समझना चाहिए कि जितनी देर तक वो हिंदुस्तान के साथ समझौता नहीं करेगा उसके लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन अब अपनी सेनाओं की वापसी की प्रतिबद्धता से पीछे हट रहा है, तो भारत सरकार को एक बार फिर से उच्च स्तरीय दखल अंदाजी की जरूरत है, जैसा कि कुछ सप्ताह पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा किया गया था। जाहिर है एलएसी पर चीन जहां टेढ़ी चाल चलता नजर आ रहा है, तो वहीं सतर्क भारत भी लगातार बातचीत प्रक्रिया के साथ साथ अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने में जुटा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।